अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी रशिया से चली रेल, पाकिस्तान का हुआ खेल। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। वर्ल्ड ट्रेड में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। रूस और भारत के बीच ट्रेड के लिए ना तो अब यूरोप के चक्कर काटने होंगे, ना भूमध्य सागर जाना होगा, ना स्वेज नहर पार करनी होगी, ना हूतीज के हमलों वाले लाल सागर जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, साल 2000 में यानी कि आज से 24 साल पहले भारत और रूस ने मिलकर जो सपना देखा था वो पूरा हो गया है। मैं जिस सपने की बात कर रहा हूं उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूस ने इस कॉरिडोर से पहली बार भारत को कोयले की एक बड़ी खेप भेजी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेड रूट को मैं क्रांति क्यों कह रहा हूं। इसके साथ ही आईएनएसटीसी की पूरी जानकारी भी दूंगा। बताऊंगा कि इस ट्रेड रूट ने कैसे ना केवल अमेरिका और यूरोप को बड़ा झटका दे दिया है, बल्कि इजिप्ट को भी खासा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। और इतना ही नहीं, आईएनएसटीसी को लेकर पाकिस्तान कैसे दोधारी तलवार पर सवार होने की कोशिश में है, यह भी आपको बताने वाला हूं। रूस और भारत ने इतिहास रच दिया है। रूस ने कोयले से लदी ट्रेन भारत के लिए रवाना कर दी है। 24 जून को रूस ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भारत तक कोयले से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज की इस खबर को देखिए। 8 जून को 27वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में ब्रिक्स देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की बैठक में रूस ने ऐलान किया था कि वो जल्द ही ईरान के रास्ते भारत को कोयला भेजने वाला है और इसके लिए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। और इस ऐलान के 26वें दिन रूस ने कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत के लिए रवाना कर दी। इस ट्रेड रूट का पूरी तरह से शुरू हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सीधे तौर पर भारत, ईरान और रूस को फायदा पहुंचाएगा। ना केवल माल पहुंचाने में समय और पैसा कम लगेगा, बल्कि अमेरिकी सैंक्शन से भी बचने का ये रास्ता है। रूस से चला ये कोयला अजरबैजान और ईरान होते हुए मुंबई आएगा। इसका पूरा रूट बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि भारत भेजी गई कोयले से लदी 2 ट्रेन को लेकर रूस की रेलवे ने क्या कहा। रूस की रेलवे ने अपना स्टेटमेंट टेलीग्राम चैनल पर जारी किया था। रूस की रेलवे ने कहा है कि पहली बार कुछबास से कोयला लेकर 2 ट्रेनें अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के जरिए भारत की ओर रवाना हुई। ये ट्रेनें केमेरोवा क्षेत्र से रवाना हुई। वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए आईएनएसटीसी के पूर्वी हिस्से में ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास पहुंचेंगी। कुछबास रूस के बड़े कोल बेसिन में से एक है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टोटल कोल प्रोडक्शन का 25% कोयला कुछबास से निकलता है। साउथ सेंट्रल रूस के केमेरो ओब्लास्ट में पड़ने वाली इस कुछबास कोल बेसिन की खोज साल 1721 में हुई थी। तो बात यह है कि रूस से चली इन 2 ट्रेनों पर कुछबास का ही कोयला लदा है जो कि भारत पहुंचने वाला है। और जैसा कि रूस की रेलवे का स्टेटमेंट भी है, कोयले से लदी ये दोनों ट्रेनें रूस के अस्त्रखान तक पहुंच गई। फिर कैस्पियन सी से होते हुए कोयले को कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं से गुजरते हुए ईरान में लाया गया। ईरान पहुंचने पर कोयले के वैगन का गेज चेंज किया गया, क्योंकि रूस और ईरान के वैगन के गेज जो हैं वो अलग अलग हैं। यहां से कोयला पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास भेज दिया गया और वहां से कोयला एक बार फिर समंदर के रास्ते मुंबई तक ले आया जाएगा। अगर इसी कोयले को ट्रेडिशनल रूट से भारत भेजा जाता, यानी सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से मुंबई भेजा जाता, तो कार्गो शिप बाल्टिक सागर पार कर डेनमार्क के पास से नॉर्थ सी में आता, फिर ब्रिटेन के साउथ से गुजरता हुआ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता, फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार करता और भूमध्य सागर तक पहुंचता। फिर वो इजिप्ट के पोर्ट सैद तक आता, जहां वो स्वेज नहर में एंटर करता। स्वेज गल्फ को पार करने के बाद वो रेड सी होता हुआ अरब सागर में पहुंचता और तब जाकर वो मुंबई आ पाता।
ट्रेडिशनल रूट से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और मुंबई के बीच की दूरी 8,675 नॉटिकल मील है। यानी अगर इसे किलोमीटर में तब्दील करूं तो करीब 16,000 किलोमीटर होता है। और आमतौर पर किसी भी कार्गो शिप को इस दूरी को पार करने में 45 से 60 दिन का वक्त लगता है। लेकिन आईएनएसटीसी के इस रूट से इसमें 25 से 30 दिनों की कमी हो जाएगी। यानी रूस से चला सामान पहले की तुलना में आधे से भी कम वक्त में मुंबई पहुंच जाएगा। तो जब दूरी घट जाएगी, समय घट जाएगा, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घट जाएगा। तो इससे ट्रेड में शामिल देशों को सीधा फायदा होगा। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि यह ट्रेड वेस्टर्न कंट्रीज की पाबंदियों से भी बच जाएगा। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यूक्रेन वॉर के बाद से सैंक्शंस और ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में रूस के लिए अपने कारोबार को चलाए रखना बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। लेकिन यह नया रूट रूस के कारोबार को एक नई मजबूती देगा। इस नए रूट को बनाने के पीछे भी ये सैंक्शंस बड़ी वजह थे। जगन्नाथ पी पांडा स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड इंडो पैसिफिक अफेयर्स के हेड और एडिटर हैं। फरवरी 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में आईएनएसटीसी पर उनका एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने बताया है कि 12 सितंबर 2000 को भारत, ईरान और रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित सेकेंड इंटरनेशनल यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट के दौरान आईएनएसटीसी के इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर साइन किए थे। साल 2002 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। तय किया गया कि आईएनएसटीसी के तहत 7,000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। यही नहीं, इसमें भारत, ईरान और रूस के अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल हैं। बुल्गारिया को ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल किया गया है। गौर कीजिएगा, इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान और आईएनएसटीसी को लेकर एक नई और दिलचस्प बात बताऊंगा, लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि रूस ने भले ही कोयले से लदी ट्रेन पहली बार इस रूट से भारत के लिए रवाना की है, लेकिन इस रूट से ट्रेड जो है वो लगभग 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। हाँ, इस रूट पर यह भी मैं बताऊंगा कि इस रूट पर अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है, इसलिए इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं बनाया गया है। बहुत जल्दी यह हो भी जाएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को देखिए। 7 जुलाई 2022 की खबर बता रही है कि रूस ने आईएनएसटीसी के ईस्टर्न ब्रांच के रास्ते भारत के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तब 39 कंटेनर रेल और समंदर के रास्ते रूस के चेखोव से मुंबई के पास नवाशेवा पोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार रूस और भारत के बीच आईएनएसटीसी के रास्ते कारोबार चल रहा है। लेकिन कोयले से भरी ट्रेनों को भारत भेजना इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत इसे सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ कंट्रीज के साथ एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ने की कोशिश में है। और अगर यह कोशिश कामयाब हो गई तो समझिए कि एक और बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के हिस्से में आने वाली है। भारत ने साल 2011 में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अशगाबाद एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इसके तहत सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ कंट्रीज को एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने पर सहमति बनी थी। अगर अशगाबाद और आईएनएसटीसी को जोड़ने में भारत कामयाब होता है तो इसका फायदा सभी देशों को होगा। अच्छा, अब बात पाकिस्तान की करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आईएनएसटीसी में शामिल नहीं है। वैसे तो अफगानिस्तान भी इसमें नहीं है। अफगानिस्तान को इसमें शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। वही पाकिस्तान को तो इसमें शामिल होने के लिए पूछा तक नहीं गया था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले खबर आई कि रूस ने पाकिस्तान को इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। रूस में पाकिस्तानी एम्बेसडर मोहम्मद खालिद ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते के बाद पाकिस्तान ने आईएनएसटीसी में शामिल होने का फैसला किया है। स्पुतनिक ने भी इस पर खबर छापी है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने रूस से 1 मिलियन टन कच्चा तेल और गैस खरीदा है, तो हो सकता है कि रूस ने इसके बदले उसे आईएनएसटीसी में शामिल होने का न्योता दे दिया। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गेम भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि रूस ने पाकिस्तान की तरफ ये जाल भारत के कहने पर फेंका हो। अब आप कहीं कह रहे ये क्या बात होगी? अच्छा देखिए, असल में पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अमेरिका को यह प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आईएमएफ ने अपने लोन देने की शर्तों में साफ तौर पर कहा था, जो पाकिस्तान को लोन दिया उसने,
उसमें एक शर्त थी कि भैया ये पैसा सीपेक में खर्च नहीं होगा, मतलब उसके आप कर्ज चुकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, यानी कि पैसा चीन को चला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी रूस से तेल और गैस खरीद लिया, इसमें भी अमेरिका चिढ़ गया। अब अगर पाकिस्तान रूस और ईरान के इन्वॉल्वमेंट वाले INSTC में शामिल होता है पाकिस्तान, जो स्पेशली अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, तो इससे अमेरिका का भड़कना और पाकिस्तान पर इसकी गाज गिरनी भी तय है। तो अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि उसने एक तीर हमारी तरफ से उड़ाया गया है और उस उड़ते तीर को उसने अपनी तरफ मोड़ लिया है। खैर, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान जाने। भारत के लिए शानदार खबर यह है कि INSTC अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है, थोड़ी मोड़ी चीजें बाकी हैं और भारत के ट्रेड के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फ्री है सब्सक्राइब करना, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, और आप तक नई और ऑथेंटिक जानकारी मैं पहुंचाता हूं, जिसका इस्तेमाल आप आगे कर सकते हैं। कहीं बैठे हुए हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं किसी जरूरी विषय पे चर्चा चल रही हो और आप उसमें अपनी ये नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज आप देंगे, तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी जी बिल्कुल जी। इंडिया की और रशिया की बात करें तो जी मैंने कहा आज बोलेंगे आप। जी इंडिया और रशिया की बात करें तो इंडिया और रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो तो पहले ही से बड़े जबरदस्त चलते आ रहे हैं। उनकी ट्रेड जो है वो चलती है। इंडिया जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है, खुद मुख्तार है, वो किसी के अंडर तो है नहीं है कि वो किसी की मानेगा। जहां से उसको अपने बेनिफिट्स नजर आती हैं उस कंट्री के साथ वो खुल के डील करते हैं। और उसके बाद ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। जिस तरह से कोयले की ट्रेनें यहाँ पे भेजी गई हैं रूस की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, बल्कि ये समझ लें कि ये एक शुरुआत थी। इससे ये आइडिया भी सारे हो जाएंगे कि जो एक्सपेंस हैं उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस हुआ है। चूंकि फासला कम जब होता है तो जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस हैं वो भी कम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है इंडिया के लिए है, और रशिया से काफी सारी जो ट्रेडिंग अब आसान हो जाएगी इंडिया के लिए। ये तो एक अच्छा स्टेप इंडिया के लिए था। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है, ऑफर किया गया है और पाकिस्तान खुश हो रहा है, तो पाकिस्तान को ये भी तो पता ही होगा कि पाकिस्तान ने कुछ भी करना है तो बिना इजाजत के तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि पहले भी काफी दफा ये हमने सुना था जी कि रशिया के साथ डीलिंग पाकिस्तान की चल रही है, पाकिस्तान ने वहां से तेल लेके आना है, तो पाकिस्तान का तो अपना तेल निकल गया है वहां से तेल लाते लाते, क्योंकि वो तो जो डिसाइड किया गया था उस चीज को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। तो वो तो आगे प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ा ही नहीं है। गैस की अभी तक वो इख्लाफात चल रही हैं, जो मामला चल रही हैं ईरान वाले, वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहे, वो वहीं के वहीं पे रुके हुए हैं पाकिस्तान की। उसके बाद जो पाकिस्तान और चीन का जो चल रहा है प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगी हुई हैं। तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि पाकिस्तान को जस्ट इनवाइट ही किया गया, कर करा कुछ नहीं सकता। पाकिस्तान मसला ये है ना, वही बात कि दो धारी तलवार पे बैठ गया है पाकिस्तान। अगर अमेरिका की नहीं सुनता तो चाइना जो है वो अमेरिका नाराज, अगर चाइना की नहीं सुनता तो चाइना नाराज। तो दोनों तरफ फंसा हुआ है, बल्कि हर तरफ ही फंसा हुआ है पाकिस्तान, सीधी बात है। और लेकिन ये जो कॉरिडोर है ना, ये जो रास्ता है इधर से इंडिया को कोयला आया है, चलो इंडिया को तो इसकी बहुत सहूलत है, और भी चीजें जो हैं वो आएंगी, ऑयल वगैरह आएगा, वो जो रिफाइन करके आगे मुल्कों को भेजा जाता है वो भी जो है वो ठीक होगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को भी इस चीज की जरूरत है, पाकिस्तान को भी ऑयल मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान ले तो ले, रास्ता तो मिल जाएगा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ले नहीं सकता ना। बात तो ये है ना कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कहने के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान के साथ जो गैस मुआहदा हुआ था वो तक नहीं पूरा कर पा रहा, क्योंकि ऊपर अमेरिका का प्रेशर है। यार रशिया भी तो कर रहे हैं इतनी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद। तो रशिया कर रहा है ना, रशिया किसी की सुनता नहीं है। इंडिया अपने सोर्सेज है, इंडिया को भी रिस्ट्रिक्शन की धमकियां आती हैं, और लेकिन इंडिया भी नहीं डरता किसी से, क्योंकि इंडिया ने किसी से पैसे नहीं लिए हुए।
पाकिस्तान नारे ने लिए तो हैं, भाई जी बिल्कुल। पैसे लिए हुए हैं हर वर्ल्ड बैंक से, IMF से, और पता नहीं फलाने 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 पता नहीं कहाँ कहाँ से। जिधर से $1 भी मिलता है वहां पे भी पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं। $25 लेके पाकिस्तानी टीम जो है वो सेल्फियां ले सकती है। तो ये पाकिस्तानी हर जगह पे जो है वो जिधर डॉलर है ना उधर पाकिस्तानी पहुंचा होता है। तो फिर हर किसी से लिया हो तो फिर तो वो जो है कह लें कि वो गुलाम एक किस्म के बन जाते हैं, गुलामी करनी पड़ती है, फिर बात माननी पड़ती है। अगर बात नहीं मानेंगे उन्होंने कहना कर्जा वापस कर, निकल फिर तुम। चाइना की बात नहीं मानेंगे, चाइना ने भी कहना है। ये लेकिन तो चाइना थोड़ा सा फंसा हुआ है क्योंकि सी पैक पे इन्वेस्ट किया हुआ है चाइना ने। बिल्कुल वो वो तो इसलिए फंसा फंसा हुआ। हुआ है। मेरे ख्याल में वो हिसाब हो गया पाकिस्तान का कि एक अमीर बच्चा जो है वो जब कुछ कर रहा होता है, दूसरी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो एक गरीब का बच्चा कहीं ना कहीं देख रहा होता है उस चीज को, और वो कहता है कि यार मेरे पास भी ये चीज हो, मैं भी ये करूँ, मैं भी ये लाइफ गुजारूं। तो पाकिस्तान एक गरीब बच्चे की तरह है इस वक्त, और वो दूसरी अमीर कंट्रीज को देख रहा है कि भाई वो अपने बलबूते पे क्या कुछ कर रही हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। जहाँ पे उन्होंने वो ना बोलने का जो हक है ना, वो उन लोगों के पास है, उन कंट्रीज के पास है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ना बोल सकती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ना नहीं बोल सकता, और तू तड़ाक भी नहीं कर सकता, और आ जाके अमेरिका की बात माननी पड़ती है। और जो उन्होंने मुआहदे किए हैं, जिसके थ्रू किए हैं, उन्हें ये भी पता है कि आज अगर इसके अपोजिट कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जो हमें पैसा भीख में मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें तो देखनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान को ये उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में नहीं लेना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था भाई आपने वो मुआहदे किए हुए हैं उनको भी देख लें, और ट्रेडिंग ओपन करनी है तो पहले इंडिया के साथ सोच लें, थोड़ा बहुत उधर हाथ ना डालें, उधर मेहरबानी करें, इंडिया से कुछ ताल्लुकात भी बेहतर करने की कोशिश करें। एक रास्ता ओपन करें, हो सकता है इंडिया की ट्रेडिंग और दूसरी कंट्री से ओपन है, ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होते हैं। ये वही हिसाब हो गया मेरे ख्याल में, कि एक से दोस्ती होती है तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता उसके जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी आपकी गैदरिंग जो है बढ़ती जाती है, ताल्लुकात बेहतर होते जाते हैं। मुल्कों का भी यही हिसाब है। तो कोशिश करें कि पाकिस्तान जो है अपने हमसाए मुल्कों के साथ पहले जो अपनी ट्रेडिंग जो है मजबूत करे। और ईरान के साथ वो गैस वाला मायदा तो मुकम्मल हो नहीं सकता, हमेशा जिक्र होता है, आए दिन दूसरी तीसरी वीडियो में इस चीज़ की जिक्र हो रहा था, इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा होता है कि वो गैस लाइन ओपन हो जाती है, ये होता है, वो पाकिस्तान की तरफ से लेट हो रहा है। और किस वजह से लेट हो रहा है? वही IMF की वजह से। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, कोई हल हमें भी नजर नहीं आता एज अ पाकिस्तानी कि यार हम पाकिस्तान को कुछ ऐसा आइडिया दे सकें, कुछ हुक्मरानों को ऐसा बता सकें कि यार ये नहीं, ये रास्ता चूज करो। लेकिन एक ऑप्शन तो है जो हम भी जानते हैं कि इंडिया से ट्रेड ओपन करो, और रास्ता एक ओपन करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में वो सुधार पैदा होता है। लेकिन उसके बाद ये नहीं होना चाहिए, पीठ पीछे वार वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। अब ट्रेडिंग कर रहे हैं ठीक है, आप में जो भी चीजें चल रही हैं ऊपर नीचे है हो रही हैं, वो होती रहे, और लेकिन वो पीठ में छुरा घोंपने वाला काम जो है नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग ओपन रहनी चाहिए। वरना मुल्क जो है जो थोड़ी बहुत सांस ले रहा है ना, वो भी नहीं ले सकेगा। इंडिया भाई कर रहा है आए दिन कुछ ना कुछ, अभी कोयला आ रहा है, जो वाया उन्होंने बताया 10 जगह थी मेरे ख्याल में, 10 स्पॉट थे जो मैंने काउंट किए हैं। और कितना किलोमीटर उन्होंने बताया? 16,000। 16,000। तो मतलब 10 जगह थी, वो 10 जगहों पे स्टे करके इतना वाया था, उस वाया को उन्होंने कम कर लिया। तो पाकिस्तान ने जरूरी है तीसरी चौथी जगह से चीजें जो है ट्रेडिंग ओपन करके वहां से लेनी और महंगी लेनी? तो भाई हमसाया मुल्क आपको प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। और अभी उन्होंने जितने की रिक्वेस्टें आपकी कर ली है, जितनी मिन्नतें कर ली है, जितना आपको मौका दिया है इंडिया ने, उसके बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा नहीं, लेकिन आपको अभी थोड़ी बहुत कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। मुझे लगता था, ये अली भी कह रहा था कि नवाज शरीफ हो सकता है और वो होल्ड करे, और उसके बाद में भी वो उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। नवाज शरीफ वो नहीं ना आया। तो मतलब वो नवाज आया शरीफ नहीं ना। आता तो फिर आया, ये शहबाज शरीफ आया है, वो सबको पता है, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ मैं भी भी। जानता हूँ, मैं भी नहीं कहता, अ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं दोनों एक ही थाली के ना ना चट्टे ना बट्टे ना हैं ना ना। ना 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 एक ही ना। एक ही था। थाली के चट्टे पट्टे होते ना तो इस वक्त नवाज शरीफ होता सीट पे। हम्म। हाँ ठीक है, चीजें अपनी अ, जगह पे, लेकिन यार ट्रेडिंग ओपन करनी चाहिए थी, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए थे। जब ये नवाज शरीफ के साथ मोदी सर उन्होंने विजिट किया, तो वहां पे शहबाज भी था, ठीक है, और वहां पे इनकी वार्तालाप हुई, बैठक हुई, बातचीत हुई, तो बीच के ताल्लुकात इनके थे। अगर ऐसी कोई बात होती, इनमें कुछ ऐसा होता, ये लाइक ना करते शहबाज शरीफ उनको, तो मोदी सर को, तो मे भी हो सकता है फिर सोचा जा सकता था। शहबाज शरीफ खुद नहीं सोच रहा ना।
हाँ आप ठीक है, बात को माइंडसेट कोई छोड़े नहीं ना, इसको क्यों कठपुतली निकलवाना चाहते हैं, छोड़े। कठपुतली है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, एज अ पपेट जो है वो काम कर रहा है। लेकिन यह है कि एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि यार इंडिया अगर कर रहा है तो इस वक्त वो रूस वाला छोड़कर ना उस हिसाब को, ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है कि इंडिया फलां मुल्क से ये कर रहा है, फलां मुल्क से वो मंगवा रहा है, ये कर रहा है, उन चीज को छोड़े, आप इंडिया से ताल्लुकात जो है बेहतर करने की कोशिश करें। मेरी तो राय यही है कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत भी काफी होगी, क्योंकि जहाँ से आप निकल के आए हैं तो वो आपका ननिहाल है। ठीक है, तो ध्यान करें थोड़ा बहुत, पाकिस्तानी को ध्यान करना चाहिए खासकर। तो बहरहाल जी, वीडियो इनकी अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। और इनके ये वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।